हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू सीटेट एसटी क्लासेस। तो आज मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे और आप लोग देखेंगे कि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का यह हस्तांतरण होगा। सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या प्राथमिक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, नकारात्मक। तो यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो यह अधिगम का नकारात्मक हस्तांतरण होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है को पियाजे ने क्या कहा है। केंद्रीकरण, संरक्षण, क्रमबद्धता या अनुकूलन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1, केंद्रीकरण। तो एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है को पियाजे ने केंद्रीकरण कहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते का निहितार्थ क्या होगा। उपयुक्त पुनर्बलन की कमी, उनके अनुभव की कमी, इन जीवों की सुस्ती, अधिगम पर दैविक जैविक सीमाओं का प्रभाव। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। तो यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते का अर्थ क्या होगा। अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। नंबर 1, मेसोमॉर्फी, एंडोमॉर्फी, एस्थोमॉर्फ या एक्टोमॉर्फी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही है नंबर 4, एक्टोमॉर्फी। तो शेल्डन के अनुसार एक्टोमॉर्फी व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, बाकी अन्य हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो यहाँ निगेटिव पूछा जा रहा है। शिक्षक को निःशक्त बच्ची पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षक को सीखने में के अतिरिक्त समय देना चाहिए, शिक्षक तो बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1, शिक्षक को निःशक्त बच्ची पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो यह निगेटिव है, ये निगेटिव पूछ रहा है, तो यह सही होगा, बाकी अन्य होना चाहिए, नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो निम्न में क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो शिक्षक को निःशक्त बच्ची पर ध्यान देना ये शिक्षक की भूमिका नहीं है, अन्य भूमिका है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से, शारीरिक विकास से या भावात्मक विकास से। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, शारीरिक विकास से। तो बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। नंबर 1, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत और सूझ का सिद्धांत। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3,
क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो निम्न में से क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? निगेटिव पूछ रहा है। नंबर 1 है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, अंतःप्रज्ञ अवस्था और क्रियात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, अंतःप्रज्ञ अवस्था। तो निम्न में से अंतःप्रज्ञ अवस्था ब्रूनर के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है, बाकी अन्य होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संज्ञात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अनुप्रयोग, ज्ञान, अवमूल्यन या बोध। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, अनुमूल्यन। तो निम्न में से अनुमूल्यन संज्ञात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, अन्य होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिगम का अधिकतर हस्तांतरण संभव है? नंबर 1 स्मरण, अवबोधन, सामान्यीकरण, आदतों का निर्माण। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, सामान्यीकरण। तो निम्नलिखित में से सामान्यीकरण क्षेत्र में अधिगम का अधिकतर हस्तांतरण संभव है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार प्राक संप्रत्यात्मक एवं अंतर्दर्शी अवधि संबंधित है। नंबर 1 संवेदी पेशी अवस्था से, मूर्त संक्रियावस्था से, औपचारिक संक्रियावस्था से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही है नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पियाजे के अनुसार पाक संप्रयात्मक एवं अंतर्दर्शी अवधि संबंधित है, तो इनमें से किसी से भी संबंधित नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ह्यूम, आर.एस. वुडवर्थ, मैस्लो या स्किनर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, मैस्लो। तो प्रेरणा का चालक सिद्धांत मैस्लो द्वारा दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया गिलबर्ट द्वारा, विलियम स्टर्न द्वारा, साइमन द्वारा या वुंट द्वारा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, विलियम स्टर्न द्वारा। तो बुद्धिलब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया था विलियम स्टर्न ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। स्पीयरमैन ने, थर्स्टन ने, कैटल ने या गार्डनर ने। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही है नंबर 4, गार्डनर ने। तो बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन गार्डनर महोदय ने किया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस श्रेणी को पहचानिए जो अधिगम के हस्तांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करती। नंबर 1 धनात्मक, ऋणात्मक, क्षैतिज लंबीय, एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पुच्छीय या द्विपुच्छीय। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, एक पुच्छीय, द्विपुच्छीय। तो वह श्रेणी जो है वो एक पक्षीय, द्विपक्षीय है जो अधिगम के हस्तांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करती है, अन्य सभी सूचित करती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है, तो बच्चे की बुद्धिलब्धि क्या होगी? नंबर 1 है 125, 80, 120 या 100। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1, 125, क्योंकि बुद्धिलब्धि
के सूत्र पर जब मान रखेंगे तो कैलकुलेशन के बाद 125 आएगा। तो यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु जो है वो 4 वर्ष है तो बुद्धिलब्धि हमारा 125 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने सीखने का यह नियम नहीं दिया। नंबर 1 तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अवलोकन का नियम या अभ्यास का नियम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 अवलोकन का नियम। तो थॉर्नडाइक ने सीखने का यह नियम कौन सा नहीं दिया, अवलोकन का नियम नहीं दिया, अन्य दिए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिक्षण कौशल से संबंधित है। नंबर 1 श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना या ये सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 ये सभी। तो निम्न में से ये सभी शिक्षण कौशल से संबंधित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार है। नंबर 1 आवश्यकता, पुनर्बलन, उद्दीपक या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 पुनर्बलन। तो सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार जो है पुनर्बलन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। नतोदर, मिश्रित, उन्नतोदर, उत्तल, लंबवत। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 लंबवत। तो निम्न में से लंबवत अधिगम का वक्र नहीं है, अन्य है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या कहेंगे। बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उस बच्चे को परामर्श देना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से या छात्रों के व्यक्तित्व विकास से। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 छात्रों के सर्वांगीण विकास से। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। नंबर 1 स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहर या बीएस ब्लूम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर या बीएस ब्लूम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 बीएस ब्लूम। तो निम्न में से बीएस ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, अन्य ने किया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है संवेदीगात्मक अवस्था के दौरान, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। तो वर्ग समूहन की योग्यता का विकास मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है। नंबर 1 ध्यान, संग्रहण, उत्पादन या तैयारी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही है नंबर 4 तैयारी। तो निम्नांकित में से तैयारी निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है, अन्य है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दृष्टि से हटने के बाद
मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? आरंभिक संवेदीगामक अवस्था, आरंभिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, आरंभिक किशोरावस्था या किशोरावस्था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1, आरंभिक संवेदीगामक अवस्था। तो दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना, ये व्याख्या है आरंभिक संवेदीगामक अवस्था की। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मेयर एवं सलोवे के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी प्रक्रिया भावात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में शामिल नहीं है? नंबर 1 समझ, प्रत्यक्षण, प्रबंधन या रचना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 रचना। तो मेयर एवं सलोवे के अनुसार निम्नलिखित में से रचना प्रक्रिया भावात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में शामिल नहीं है, अन्य चीज़ें शामिल हैं। समझ शामिल है, प्रत्यक्षण शामिल है, प्रबंधन शामिल है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है? नंबर 1 है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, एग्रीलिक अवस्था या क्रियात्मक अवस्था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 एक्रिलिक अवस्था। तो निम्नलिखित में से एक्रिलिक अवस्था ब्रूनर की संज्ञात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है, जबकि प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है। नंबर 1 संभावित विकास का स्तर, वास्तविक विकास का स्तर, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 संभावित विकास का स्तर। तो वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा संभावित विकास का स्तर कहलाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए या रोक देना चाहिए? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये वीडियो कैसा लगा, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आप लोग प्रश्नों को लिखा करोगे क्योंकि लिखने से प्रश्न उत्तर बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।